Welcome back everyone. So today's topic of the video is human digestive system, which is of the topic of class 10th biology chapter life processes. Also it's for the general knowledge as well to understand the digestive system. So we are starting with the digestive system. We'll be uh, discussing the organs, their functions, their enzymes, basically what the enzyme they secrete, what component they secrete that our food get digested in our stomach. So we are starting with that. So I have brought one picture here जिसमें we can see all the basic digestive organs that helps in the digestion of food. So start करते हैं हम अपना सबसे पहला डाइजेस्टिव पैसेज के ऑर्गन्स. सो जैसे जैसे हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारा डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है. माउथ से जाते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते 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 फूड डाइजेस्ट होता है. अब कैसे होता है, विल बी स्टडिंग दैट. सो अब हम इसी इमेज में मार्क करेंगे, पहले समझेंगे कौन सा ऑर्गन क्या है, उसके बाद हम एक एक करके उनके फंक्शंस लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो होता है माउथ. ठीक है, सबसे पहला पार्ट आता है वो है माउथ. हम खाना खाते हैं अपने माउथ से ही खाते हैं सबसे पहला. तो सबसे पहला आता है माउथ, जो कि हमारा ये माउथ है. यहाँ से हम फूड इनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, बेसिकली नॉट इनगल्फ, इंजेस्ट करते हैं. फूड इंजेस्ट करते हैं हमारे माउथ में. फूड इंजेस्ट होता है, वी च्यू द फूड. उसके बाद फूड आता है नीचे ईसोफेगस में. दिस इज योर ईसोफेगस. ईसोफेगस जिसको आप फूड पाइप भी कहते हैं. ठीक है, ईसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं. ये हम लिखेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, नीचे आते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं. सबसे पहला पार्ट यहाँ पर फिर आता है स्टमक. स्टमक की जो ओपनिंग होती है, सुपीरियर ओपनिंग. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली स्फिंक्टर्स होते हैं जो फूड को अलाउ करते हैं स्टमक में आने के लिए. तो बेसिकली स्टमक में, यहाँ अब मैं स्टमक पढ़ाऊंगा, स्टमक का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्फिंक्टर भी बताऊंगा. सो ये है स्टमक. स्टमक के बाद हमारा ये स्टमक के साइड में होता है लिवर. लिवर के जस्ट नीचे होता है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर के साथ जस्ट नीचे, और स्टमक के हम कह सकें कि गॉल ब्लैडर के साथ में स्टमक है. स्टमक के जस्ट नीचे इंफीरियर एक्सिस पे आपको क्या मिलता है, पैनक्रियाज मिलता है. पैनक्रियाज मिलता है. ठीक है, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर एक दोनों कॉमन डक्ट में जाके खुलते हैं, जिसको बोलते हैं सीवीडी. ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट. तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ये जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो हमारी है ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये हमारा एनस है. तो ये बेसिक पार्ट्स हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं. अब हम इसकी एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की. किसकी बात करेंगे, माउथ की. तो सबसे पहला पार्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आता है वो होता है माउथ. ठीक है, माउथ क्या होता है, माउथ में ना आपके बेसिकली वी च्यू द फूड. वी च्यू फूड एंड मिक्स इट विद आवर सलाइवा. ठीक है, सलाइवा जो होता है इसके अंदर होता है सेलाइवरी अमाइलेज.
जो कि एक एंजाइम होता है। सलाइवा बेसिकली हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स वो माउथ में होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं सलाइवा, जिनके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। अब कहीं भी नाम सलाइवरी अमाइलेज आ जाए, सलाइवरी अमाइलेज मीन्स कहीं भी नाम अमाइलेज आ जाए, तो वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करता है। दैट मीन्स आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं हम सबसे पहले उसको च्यू करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं ताकि डाइजेशन हो पाए, और उसको अपने सलाइवा से मिक्स करते हैं ताकि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर पाए। तो जितना ये कन्वर्ट कर पाता है उतना ये कर देता है, और ये नीचे फूड को भेजता है थ्रू योर ईसोफेगस। तो माउथ में यही था कि वी च्यू द फूड, वी मिक्स इट विद आवर सलाइवा। सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, और सलाइवा में होता क्या है, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ईसोफेगस कुछ नहीं है, हमारी फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप है। ठीक है, इसी के थ्रू खाना नीचे आता है। ये क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ये क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, बेसिकली सपोज दिस इज आवर फूड पाइप, ईसोफेगस, ये हमारा ईसोफेगस है। जैसे ही फूड नीचे आता है ये कैसे मूवमेंट शुरू कर देती है, ऐसी मूवमेंट, खाने को स्क्वीज स्क्वीज करके ये नीचे ड्रॉप डाउन करवाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमने खाना खाया और वो सीधा स्टमक के अंदर चला गया एकदम गिर के, ऐसा नहीं होता। ये फूड पाइप ईसोफेगस क्या कराता है, फूड को नीचे ले जाने में मदद करता है। और ये कैसी मूवमेंट करता है, पहले अंदर फोर्स लगाता है, फिर बाहर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से फूड पुश डाउन होता है, जिसकी वजह से फूड पुश डाउन होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जिसकी वजह से फूड पुश डाउन होता है ऐसे ऐसे, और फूड फाइनली स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, फूड ऐसे स्टमक में पहुंच जाता है। तो इसका काम यही है कि ये ऐसी मूवमेंट्स करता है जिससे फूड नीचे जा सके, और उन मूवमेंट्स को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो ईसोफेगस का काम ये होता है। अब हम आते हैं माउथ के बाद, ईसोफेगस के बाद खाना पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में किसमें पहुंचता है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में पहुंचता है, तो हम स्टमक का पहले डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा स्टमक कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, हमारा स्टमक कुछ ऐसा दिखता है। अब क्या होता है, ये हमारी आती है फूड, ईसोफेगस यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का स्फिंटर होता है, स्फिंटर। स्फिंटर मसल्स होती हैं। ठीक है, इस स्फिंटर मसल को, ये स्फिंटर मसल क्या करती है, अलाउ फूड टू एंटर इनटू द स्टमक। ठीक है, अलाउ फूड टू एंटर इन द स्टमक। अब ये फूड को एंटर कराती है, तब जाके फूड अंदर आ पाता है। अब स्टमक में क्या होता है, हमारा सबको पता है स्टमक में होते हैं एसिड। कौन सा एसिड, स्टमक में एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, HCl ये क्या है, एक एसिड है, हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोक्लोरो एसिड।
ठीक है। तो HCl होता है हमारे पास। ये HCl का बेसिकली पीएच होता है एसिडिक, बेसिकली एसिडिक पीएच होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है। अब हम सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक केमिकल है, जिसकी वजह से हमें इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन एंड एवरी, हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी चीज़ पे अगर ये गिर जाए तो वेरी डैमेज हो सकता है हमको। तो इसीलिए हमारे स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ये स्टमक की लाइनिंग है हमारी, ठीक है। ये स्टमक की लाइनिंग में, ये स्टमक की लाइनिंग है हमारी, इसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है म्यूकस, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? लाइनिंग है ये, लाइनिंग। लाइनिंग किसकी है? म्यूकस, MUCUS, म्यूकस की लाइनिंग है। ये म्यूकस प्रिवेंट करता है बर्निंग फ्रॉम द एसिडिक, एसिडिक लिक्विड, ठीक है। इस HCl से हमें कौन बचाता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ acid present in our stomach। अब ये तो पता चल गया कि इसकी लाइनिंग म्यूकस की बनी होती है, इसलिए हमारा स्टमक हार्मफुल इफेक्ट से बच जाता है HCl के। लेकिन HCl क्यों प्रेजेंट होता है? HCl इसलिए प्रेजेंट होता है, HCl का काम है ये कि किल द हार्मफुल माइक्रोब्स that may enter from your food। ठीक है। HCl का काम क्या है? HCl का काम ये है कि ये हार्मफुल माइक्रोब्स को बेसिकली बचाता है, कोई भी माइक्रोब से हमारे स्टमक को, इस उस माइक्रोब के हार्मफुल इफेक्ट से बेसिकली किल करता है उस हार्मफुल माइक्रोब को, ठीक है। माइक्रोब्स कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो बुरे माइक्रोब्स होते हैं उनको ये किल करता है। जो आप खाना खाते हो, अगर उसमें कोई माइक्रोब है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो वो HCl उसको किल करता है, ठीक है। और HCl का एक और काम होता है, हमारी स्टमक में, हमारी स्टमक में एक, स्टमक में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हमारे जो भी होता है प्रोटीन, खाने में जो भी प्रोटीन हम खा, जो हमने खाना खाया, अगर उसमें कोई प्रोटीन है तो उसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्ट कराता है। तो हमने शुरू में पढ़ा था अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा रहा था। ये पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। अब पेप्सिन के इफेक्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि पेप्सिन हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है और HCl की वजह से ही वो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म वाला एक्टिव फॉर्म में बनता है। तो HCl का एक और काम है कि एक नामक हमारे, जो ये पेप्सिन है इसकी इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म है, अभी इसमें ये एफिशिएंट नहीं है कन्वर्ट करने के लिए प्रोटीन को। तो इसकी बेसिकली ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। समझ आया कि HCl हमारे स्टमक में क्यों होता है? बेसिकली दो रीजन से होता है कि एक तो माइक्रोब्स को किल करता है, हार्मफुल माइक्रोब्स को, और दूसरा क्योंकि हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट कराना है, तो वो पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो तभी पेप्सिन में बनेगा तब कि जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, इसलिए HCl हमारी उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये दो काम ये करता है। तो स्टमक में ये प्रेजेंट हुआ।
तो स्टमक में HCl है, म्यूकस की लाइनिंग है, और यहाँ पर हमारा पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जो भी हमारा खाना है, ठीक है, खाना आया। उसके बाद खाना, अब स्टमक हो गया, स्टमक के हमने सारे चीजें पढ़ ली, स्टमक में क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है। अब खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो चौथा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाने से पहले अब इतना याद रखो कि खाना पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद खाने में अभी भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो टूटना बाकी है, जिसका डाइजेशन होना बाकी है और डाइजेशन होना होता है। तो उसके लिए कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, तो ये तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी, ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो खाना इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, नीचे पहुंच गया, ऐसे 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 यहाँ पर पहुंच गया खाना, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे डायरेक्टली डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं पाए जाते, लेकिन साइड में पाए जाते हैं, ठीक है, एज अ सपोर्टर टू डाइजेशन। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्ट डाइजेशन में, यानी उनके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी आपकी जो पूरी आपकी फूड कैनाल है, जहाँ से फूड जा रहा है, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो आपकी खाना डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, माउथ में डाइजेशन हुआ, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। लेकिन ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो आपके डायरेक्ट, जिनमें डाइजेशन नहीं होता, लेकिन वो कुछ सिक्रीट करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है लिवर, ठीक है, लिवर होता है। अब लिवर में क्या होता है, लिवर हमारा, लिवर में क्या होता है, लिवर में बेसिकली प्रोडक्शन होता है ऑफ बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है। अब ये बाइल जूस क्या होता है, बेसिकली ये स्लाइटली बेसिक होता है, और ये क्या करता है बाइल जूस, बाइल जूस क्या करता है, मेक द एल्कलाइन मीडियम ऑफ फूड, क्या करता है, मेक द फूड एल्कलाइन। बेसिकली फूड, जैसे फूड अब हमारे HCl से निकल के आया फूड, तो वो एसिडिक हो चुका है, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एल्कलाइन करने के लिए बेसिकली बाइल जूस क्या करता है, सिक्रीट होता है बाइल जूस। बाइल जूस बेसिकली उसके पूरे pH को क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसको एल्कलाइन बनाता है, पहला काम। दूसरा काम बाइल जूस का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सी ऑफ फैट्स, क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, फ्लैट के बेसिकली जो हमने खाना खाया, अगर उसमें कोई लार्ज पार्टिकल्स हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, तो पार्टिकल्स में यहाँ पर अब क्या कह रहा हूँ, ग्लोब्यूल्स कह रहा हूँ, ग्लोब्यूल्स यानी बड़ा कोई खाने का पीस है, उसको बाइल जूस क्या करता है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, ऐसे ये करता है, ठीक है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन और अच्छा हो सके। तो बाइल जूस का ये काम है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब भी हम खाना खाएं, अब ऐसा नहीं होता कि जब भी हम खाना खाते हैं तभी बाइल जूस सिक्रेट होता है। बाइल जूस लिवर बना देता है पहले से ही, और उसको स्टोर कौन करता है,
गॉल ब्लैडर करता है। कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो दूसरा पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, और उस जस्ट उसके नीचे पाया जाता है ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करता है? बेसिकली स्टोर द बाइल जूस, ताकि तब जब भी खाना है लिवर को बार बार बाइल जूस ना बनाना पड़े, और वो उसमें स्टोर करके रख दे, और जब भी खाना है गॉल ब्लैडर सिक्रेट कर दे। और पहला काम इसका ये होता है कि स्टोर कर दे बाइल जूस को। दूसरा काम क्या होता है? ये बेसिकली एल्कलाइन बनाता है बाइल जूस को। एल्कलाइन, मेक बाइल जूस एल्कलाइन, मेक बाइल जूस एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन बनाता है। यहाँ पर जब मैंने बताया कि ये एल्कलाइन मीडियम करता है फूड को, दैट इज एसिडिक, जो फूड एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो इसी की वजह से कर पाता है कि जो गॉल ब्लैडर होता है ये इसको एल्कलाइन मीडियम देता है, तभी ये जाके फूड को, एसिडिक फूड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर पाता है। तो ये होता है गॉल ब्लैडर काम। ये दो काम होता है, एक तो बाइल को स्टोर करता है और बाइल जूस को एल्कलाइन मीडियम देता है, और ज़्यादा पोटेंशियल बनाता है कि ये अच्छे से इफिशिएंटली काम कर सके। ये दोनों इसके काम होते हैं। ठीक, ये दोनों काम होगा। अब ये सब सिक्रीशन कहाँ जा रही है? ये सिक्रीशन जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद अब बहुत मेन ऑर्गन आता है, जो आता है हमारा पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास बेसिकली आपने पढ़ा होगा या अब आप पढ़ोगे कि पैनक्रियास हमारे एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, पैनक्रियास हमारे हार्मोन भी सिक्रीट करता है। यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इसलिए इसको बोला जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? दोनों ग्लैंड भी, एंजाइम भी सिक्रेट करता है और हार्मोन भी सिक्रेट करता है। तो जब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आई विल टेल यू कि ये हार्मोन में क्या रिलीज करता है, हार्मोन कैसे रिलीज करता है, कौन सी सेल रिलीज करती है। ठीक है, तो पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं एसिनार सेल्स। ठीक है, एसिनार सेल्स, ये एसिनार सेल्स ही रिलीज करती हैं बेसिकली तो 4-5 एंजाइम रिलीज करते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है अभी फिलहाल, बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो 3 एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 3 एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। 3 एंजाइम्स। ठीक है, 3 एंजाइम्स में कौन से एंजाइम आते हैं? तो पैनक्रियाज रिलीज करता है यही स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या क्या रिलीज करता है? पहला, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक, अभी हमने जब शुरू में पढ़ा था वो था सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता था? कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता था। ठीक है, ये भी क्या करेगा? अब जितना भी खाने में कार्बोहाइड्रेट बच चुका है ये उसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ही। तो ये क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फाइनली उनका डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा ग्लूकोज, ये याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि हमारे सॉरी जो हमारे डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं हमको? तो कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, सिंपलेस्ट शुगर में। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या रिलीज करता है? दूसरा ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक लाइपेस। लाइपेस क्या करता है? बेसिकली फैट्स को, जितना भी आपके खाने में फैट है उसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। देखो ये जो भी मैं एंड प्रोडक्ट लिख रहा हूं ये एंड प्रोडक्ट है। क्या है ये? एंड प्रोडक्ट है। इन्हीं एंड प्रोडक्ट्स के बहुत सारी यूनिट से मिलके ये कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है। तो जब ये टूटेंगी तो ये अपने मोनोमर्स में टूटेगी। ये पॉलीमर्स हैं, यानी ये इनकी ही यूनिट है बहुत सारी। जब ये टूटेंगी तो ये सिंपलेस्ट मोनोमर्स देंगे। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना हुआ है फैट, ग्लूकोज से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, तो ये जब डाइजेस्ट होंगे तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे। और जो लास्ट ये रिलीज करता है वो करता है पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। अब हमने स्टमक में पढ़ा था कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब सारा डाइजेस्ट तो नहीं कर पाता, तो जो बच जाता है वो कौन डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। तो बेसिकली ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा अमीनो एसिड में। यानी अब हमें इससे क्या पता लगा कि अमीनो एसिड की बहुत सारी चेन ही प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अमीनो एसिड की बहुत सारी चेन ही प्रोटीन बनाती है। और हम बहुत और एडवांस में जाएं तो अल्फा अमीनो एसिड, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि अल्फा अमीनो एसिड की बहुत सारी चेन, बहुत सारी पॉलीमर्स प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो ये तीन पैनक्रियाज रिलीज करती हैं एंजाइम सीधा डायरेक्टली इनटू द कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं सिक्रीशंस। सिक्रीशन सिक्रीट करने के बाद ये खाने पे एक्शन करती है और उससे कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो अब खाने में ग्लूकोज टूट चुका, कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है, फैट टूट चुका है, प्रोटीन टूट चुका है और अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो हम खाना खाते ही किस लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, सारे हमें वाइटामिन मिनरल सब मिल सके। तो इसके लिए बॉडी को ये जो जितना भी हमने बनाया है यहाँ पर, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन का काम अब कहाँ शुरू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आई थिंक ये पैनक्रियास का समझ में आया होगा तीनों चीज। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ना बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। सपोज करो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आई, और स्मॉल इंटेस्टाइन ना ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर में होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको ये होती लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज है, लेंथ में बड़ी होती है उससे, लेकिन हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। इसका जो डायामीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। ये डायामेट्रिकली स्मॉल है। ठीक है, ये डायामेट्रिकली स्मॉल है, यानी ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये जो डायामीटर है इसका, ये स्मॉल है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा है, ये डायामीटर ज़्यादा बड़ा है। तो लेंथ में तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही बड़ी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी हो सकती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। लेकिन हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो इसके बेसिस पे हमने स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन रखा। ठीक है, तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट होता है, तो पहला जो स्टार्टिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है। जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट होता है जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है उसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग पार्ट ड्यूडेनम, और इसमें भी एक होता है सुपीरियर ड्यूडेनम, इंफीरियर ड्यूडेनम। ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना होता है, बस इतना याद रखो, दिस इज ड्यूडेनम, बीच का पार्ट जेजुनम, और लास्ट पार्ट जो होता है दैट इज इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये फोल्डेड है क्योंकि इसमें पाए जाते, इसके सरफेस पे ना कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय, अब ये क्या होते हैं माइक्रोविलाय? माइक्रोविलाय बेसिकली होते हैं आपके, ये बेसिकली जो भी अभी हमने देखा कि
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन अमीनो एसिड बन गया, जितने भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सबको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? माइक्रोविलाई। तो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्ट जो भी आपका डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? बेसिकली एब्जॉर्ब कर देते हैं, बॉडी में ले जाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज में भेज देते हैं। यही माइक्रोविलाई का काम होता है, ये माइक्रोविलाई का काम होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका सरफेस एरिया भी इसलिए ज़्यादा बड़ा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है, खाना क्या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। अब खाने में कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है। अब देखो, इससे हमने डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल तो निकाल लिए, न्यूट्रिएंट्स भी निकाल लिए सारे, अब क्या रह जाता है? वाटर रह जाता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर रह जाता है। तो वाटर रह जाने के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है वहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली हमारी ऐसे दिखती है, ये बेसिकली लिपटी होती है ऊपर से स्मॉल इंटेस्टाइन के, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन लिपटी होती है और यहां पर आके एनएस में खुल जाती है, ठीक है। यहां से सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है और यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं सेकम, CECUM। क्या बोलते हैं? सेकम बोलते हैं। पहला पार्ट जो होता है इसका, इसको बोलते हैं सेकम, CECUM। जैसे हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट ड्यूडेनम, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इसको बोलते हैं सेकम। सेकम के साथ में ही अपेंडिक्स पाया जाता है, सेकम के साथ में ही एक अपेंडिक्स पाया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये अपेंडिक्स पाया जाता है। अब सेकम के बाद, सेकम फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, सेकम फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये हो गया मिडिल पार्ट, यहां पर इसको बोलते हैं कोलोन, ठीक है। इस पार्ट को, दिस इज सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट ऑल्सो। तो पहला पार्ट सेकम, दूसरा कोलोन, और लास्ट वाला जो होता है बेसिकली दिस पार्ट, जिसको बोलते हैं हम रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, और ये जो हमारा लास्ट में वेस्ट मटेरियल जहां से निकलता है इसको बोलते हैं एनस, जहां से हमारा वेस्ट मटेरियल वी सिक्रीट आउट। तो क्या होता है? खाना यहाँ से आया, जो भी वेस्ट मटेरियल, अभी भी उसमें वाटर है, तो वाटर आता है, वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली क्या होता है? H2O, यानी वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हेयर, क्योंकि हमारे शरीर को पानी चाहिए, तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हेयर। अब खाना खाने के बाद जितना भी हमने पानी था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने। अब क्या होगा? बेसिकली अब खाना जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे लिए नॉन यूजफुल है, जो टॉक्सिक है, जो हमें निकालना है, वो हम एनएस के थ्रू खाना आएगा और एनएस के थ्रू वी सिक्रेट इट आउट, ठीक है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। अगर हम उसकी बात करें कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो हमने स्टार्ट किया माउथ से, फिर हम ईसोफेगस पे आए, हम स्टमक पे आए, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने लिवर पढ़ा, गॉल ब्लैडर पढ़ा, पैनक्रियास पढ़ा, इनकी सिक्रीशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने माउथ पढ़ा, माउथ का फंक्शन, ईसोफेगस पढ़ा, हमने स्टमक के बारे में समझा, हमने HCl के बारे में जाना, हमने लिवर की सिक्रीशन को देखा, हमने गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन को देखा, फिर हमने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा कि इसकी सेल्स 3 एंजाइम रिलीज करती हैं, ठीक है, क्या क्या रिलीज करती है, क्या क्या एंड प्रोडक्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं,
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी प्रोजेक्शंस होती हैं? एक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको माइक्रोविलाय बोलते हैं। माइक्रो प्रोजेक्शन ये खाना एब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं, जो भी डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल बने, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड ये बने, ये एब्जॉर्ब करती है। और जो खाना पानी वाला रह जाता है वो पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये एनस के थ्रू वी सीक्रेटेड आउट। तो दिस इज योर ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आई होप कि समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन एंड वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।